नमस्कार सभी को आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस। आप सभी व्यूअर्स का मैं वेलकम करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस, यहां पर आपको कॉमर्स विषय से संबंधित जो है वो वीडियो मिलती हैं। इसके अलावा हम आपको एसटेट, सीटेट और नेट तथा कुछ टेक्निकल टूल्स जैसे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाएं, फीडबैक फॉर्म कैसे बनाएं, या फिर अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करें इत्यादि की वीडियोस भी जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहती हैं। हमारा प्रयास है आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना। हमारी पिछली वीडियोस पर जो रिस्पॉन्स आप सबने दिया है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है। आप सबका हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। तो आज मैं आप सबके बीच में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो उन सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो एसटेट, सीटेट और नेट इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो पेपर होता है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं, बाल विकास के नाम से। यह वीडियो उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो ऑलरेडी सीटेट, एसटेट और नेट क्लियर कर चुके हैं और भविष्य में टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो पहले से ही टीचर बन चुके हैं, इन सर्विस टीचर जिनको हम कहते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो टॉपिक होता है ये बच्चे के विकास को समझने में हमारी सहायता करता है। बच्चे के विकास को, शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, उसका सामाजिक विकास इत्यादि इस प्रकार के सभी डेवलपमेंट को समझने में सहायता करता है। ये डेवलपमेंट अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हमारी टीचिंग जो है वो डे टू डे इम्प्रूव होती चली जाती है। इस विषय पर मैं ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन टेस्ट ले चुका हूँ, जो 21 जून पिछले संडे को रहा था, और उस पर लगभग मुझे 250 से ज़्यादा अधिक रिस्पॉन्सेज जो प्राप्त हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। उसमें काफ़ी सारी जो है क्वेरीज जो है वो जनरेट हुई थी कि ये प्रश्न जो है वो इसका उत्तर ये क्यों है, या ये होना चाहिए था, या वो होना चाहिए था। उन सभी के जो टेस्ट में प्रश्न पूछे गए थे सभी के डिटेल आंसर्स में लेके आ गया हूँ, सिर्फ उनके नहीं लाया हूँ जिनसे रिलेटेड जो है वो क्वेरी जनरेट हुई थी। तो सभी के लिए आया हूँ। आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप सभी की क्वेरीज दूर करने के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम कुलदीप बिरवाल। आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी कॉमर्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। माई क्वालिफिकेशंस आर एम.कॉम एम.एड, यूजीसी नेट इन कॉमर्स एज वेल एज एजुकेशन। और पिछले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं 12 साल जो है वो टीचर ट्यूटर का कार्य करता रहा हूँ, टीचर ट्रेनर का कार्य। आई एम हेयर बिकॉज आई लव टीचिंग। आप सभी मुझे ट्विटर हैंडल पर @कुलदीप सर के नाम से जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमने टेस्ट लिया था, ये जो पिछले संडे को लिया था, चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ सीटेट 2020, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो अब तक नहीं आया है। ऐसा सुनने में ही आया कि इसको फ़िलहाल डाल दिया गया है, लेकिन हम अपनी तैयारी शुरू रखेंगे। चलिए। प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर कुलदीप बिरवाल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत कैथल। क्वालिफिकेशन सर एम.कॉम एम.एड, यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज एजुकेशन। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो है वो कलेक्ट किया गया था आपका, योर नेम, क्वालिफिकेशन, होम सिटी, योर लास्ट सीटेट स्कोर, क्योंकि वो भी काफ़ी मायने रखता है जब हम किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हैं, ताकि पता चल जाए कि कौन से सेक्शन में हम वीक रह गए हैं, तो इसलिए पूछा गया था। तो चलिए, पहला प्रश्न, जेंडर किस प्रकार की अवधारणा है? ऑप्शंस थे, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है और एक सामाजिक संरचना है। ध्यान रखें कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न को जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है। जब भी हम सीटेट या एसटेट जो है वो टेस्ट देते हैं तो मन में एक चीज़ बिठाकर टेस्ट दें कि आप टीचर बनने वाले नहीं हैं, आप टेस्ट को ये सोच कर दें कि आप टीचर हैं, तो वो सब क्वेश्चंस को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसका ऑप्शन डी रहा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिंग भेद का सिद्धांत मूलतः भेद पर ही आधारित है, अर्थात स्त्री तथा पुरुष में कुछ भेद पाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं, भले ही कम रहें। इसके बीच सामाजिक और शैक्षिक आधार का कोई भेद नहीं करते हैं हम, इस प्रकार से हम कहते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो मानव में आयु के साथ साथ
मानात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी, परिणाम भी आने लग जाते हैं और गुण भी आने लग जाते हैं। तो मानव विकास के 5 जो है वो आयाम जो है वो हमने पढ़े हैं। ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी आपको। आप याद रखिएगा 5 आयामों में मानव विकास को बांटा गया है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो ये जो 4 ऑप्शन जिस भी उसमें आ जाएं वही हमारा आंसर है। तो इसमें बी में जो है वो 4 आते हैं: सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। और जो हमारा बच गया शारीरिक नैतिक विकास, वो 5वां ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। तो आंसर रहा बी। चलिए अगले प्रश्न पर जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिनको डिटेल में बताया जाए। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पढ़ देता हूँ मैं। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि प्रशिक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। स्पीरमैन ने कहा था, बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है। कोई भी व्यक्ति उसी अनुपात में वृद्धि प्रकट करता है जिस अनुपात में वह अपने नए वातावरण में समायोजित होने की क्रिया सीख चुका होता है। नवीन परिस्थितियों में अपने विचार को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला 9th, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो सबसे पहले देख लीजिए, आप पैदा होते ही सबसे पहले कहाँ पर होते हैं? ये तो बिल्कुल साधारण सा आंसर था। सबसे पहले हम पैदा होते ही हम कहाँ होते हैं? अपने परिवार में होते हैं। ठीक है, परिवार के बाद फिर विद्यालय में जाते हैं, फिर सरकार से जुड़ते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं। इस प्रकार से ये हमारा चलता रहता है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव कैसा था? तो जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोजने की शक्ति न तो बालकों की परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंत्यक्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। जीन पियाजे ने क्या कहा था? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की ज्ञानात्मक विकास की अवस्था में एक क्रम होता है। तो इसका ए ऑप्शन है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बच्चे सोचते हैं, ना कि बड़ों की तरह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों को विशेषित करता है? 11th को जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, पियाजे से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन था। इंद्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे पूर्व संक्रियात्मक तथ्यों को याद रखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि बच्चे विचारों की अनुकरणात्मकता में सक्षम नहीं होते, अर्थात अतीत की ओर वो गमन नहीं कर पाते। तो इसका आंसर जो है वो ए रहेगा, विचारों की अनुकरणीयता। अगला प्रश्न 12वां, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से, बाई बर्थ उनको गुण मिला हुआ है और सीखने में सक्षम भी होते हैं। यह उनके अनुकूलतम प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो है वो बी रहेगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने के लिए सक्षम होते हैं। स्वाभाविक का मतलब बाई बर्थ उनको ये गिफ्ट में मिली हुई है चीज़। प्रश्न नंबर 13, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से भिन्न होती है। इसमें बच्चों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है, साथ ही समय सारणी बच्चों के अनुकूल होती है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देखा जाता है। खेलते समय किसी खिलौने के पुर्जे को अलग अलग करना, फिर उन्हें जोड़ना इस बात का संकेत देता है कि प्रवृत्ति उनमें जन्मजात होती है। तो इसका आंसर बी रहेगा, हम इनको छोटे वयस्कों के रूप में देख सकते हैं। डी रहेगा इसका आंसर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया। चलिए अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, तो वाइगोत्स्की का हम सब जानते हैं सामाजिक
सत्ता के बारे में उन्होंने खूब बात कर रखी है, तो इस पे नहीं जाते। इन्होंने जो है वो सामाजिक गतिविधि के बारे में बताया है अधिगम को। अगला है जीन पियाजे के अनुसार बालकों में संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं होती हैं, जो 0 से 2 चलती है, फिर उसके बाद में 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 चलती है। तो विकास की इस अवस्थाओं से गुजरते हुए बच्चे अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल को प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार को कुशलता करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी। चलिए अगला, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं, जिसको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से भी हम जानते हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो इसमें हम 2 ऑप्शन भरने थे। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यवहार करने से जिसमें 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। समानताएं क्या हो सकती हैं? एक जैसे बाल हो सकते हैं, कलर, उनका हाइट एक जैसी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार अलग अलग मिलेंगे। प्रत्येक बालक में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। हम बहुत सारे गुण अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का कम अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म विकास जो है वो चलता है। तो इसका आंसर जो है वो लास्ट वाला रहेगा, ये डी वाला। अगले में चलते हैं। वह अवधि जो वयस्कों में संक्रमण का पहल करती है उसे क्या कहते हैं? इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। किशोरावस्था, जिसको हम संघर्षों का काल के नाम से जानते हैं, तो इसका बड़ा आसान सा ऑप्शन है, तो इसमें नहीं डिटेल में मैं जा रहा, इसका आंसर किशोरावस्था है। अगले में जा रहा हूँ। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लेके आती है, प्रारंभिक कक्ष की बात कर रहे हैं, तो एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। उन अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए शैक्षणिक सोपानों का गठन करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का अपना पारिवारिक परिवेश होता है, उसी के आधार पर अनुभवों में भिन्नता पाई जाती है। ये अनुभव शिक्षा में सहायक होते हैं, तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो वो अनुभव लेकर आती है, मतलब जो चीज़ें वो पहले से ही प्रारंभिक कक्ष में सीख कर आती है, उन सभी को हमें शामिल करके और फिर उन बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा हमें देते चले जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, मौखिक संवादों जो बच्चे अपने आप करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की का जब नाम आए तो सामाजिक याद रख लेना। तो ऑप्शन थे समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो मिस्टर वाइगोत्स्की के अनुसार मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषणों अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने और मूल्यांकन करने से करते हैं। आप अपने आसपास या अपने घर में 5-6 साल, 4-5 साल के बच्चे को देखना, जब वो अपने टॉयज से खेलेगा तो अपने आप बातें कर रहा होगा, तो उसको वाइगोत्स्की, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की जो है उसको हम व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों, रंगों के विशिष्ट रंग लिंग के साथ संबंधित करने से आप क्या प्रदर्शित करते हैं? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर सिद्धांत। तो जेंडर रूढ़िवादिता इसका आंसर है। जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत खिलौने, पहनावे, वस्तुएं, घरेलू सामग्री इत्यादि जो भी मेंशन किया हुआ है उसके साथ में संबंध करना शामिल रहता है। मतलब जुड़ी हुई हैं पहले से ही चीज़ें ये सारी, कि लड़कियां कौन से खिलौने लेंगी, लड़के कौन से खिलौने लेंगे, पहनने के लिए किस प्रकार, पहले से ही चली आ रही है चीज़, उसमें अगर हम चेंज ही नहीं कर पा रहे तो इसीलिए उसको रूढ़िवादिता की साथ में जोड़ सकते हैं। याद करने का एक तरीका है। शिक्षक को क्या चाहिए शिक्षक को? किसी भी शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे। इससे धर्मनिरपेक्षता की भावना बच्चों में पनपती है, जिससे राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता का पालन सुदृढ़ होता है। तो शिक्षक को चाहिए कि क्लास में अपना डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट
बना के रखते। इसका ऑप्शन जो है वो पहले वाला ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही था कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे और महत्व दे। अगला प्रश्न, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक निश्चित स्कूल अवधि में समान शिक्षा प्राप्त का अधिकार हो, नो डाउट समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी प्रकार से जो है वो उसके अंदर कोई भी कमी हो तो भी उसको नियमित स्कूल में बैठने की जो है वो समान शिक्षा देने का अधिकार समावेशी शिक्षा में कहा गया है। तो डिटेल में नहीं जाते, इसका ये आसान सा था। अगले प्रश्न में चलते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर जाता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए या पूछने की अनुमति देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो इसका आसान सा ऑप्शन है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसकी जो है वो विषय में गहनता से प्राप्त करने लगेगा। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चे के प्रश्न पूछने में उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को जो है वो समस्या का सामना जो है वो उसकी उत्सुकता जो भी उसके मन में आए उसको तुरंत जो है वो समाधान करना चाहिए और बच्चे को जो है विषय वस्तु से संबंधित सार्थक प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो नो डाउट बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बच्चा अनवरत सीखने की प्रक्रिया में लगा रहता है, सामाजिक गतिविधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता है। तो सक्रिय, संक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। कक्षा में ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए जिससे बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकें, डरे नहीं। बच्चों के विचारों को सम्मान दिया जाना चाहिए, उन्हें प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए तथा जिज्ञासा दर्शाने के लिए प्रोत्साहित लगातार हमें करता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी रहेगा, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं हमेशा। अगला प्रश्न, बच्चों की गलतियों को क्या करना चाहिए हमें? तो ऑप्शन दिए हुए थे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत सुधार करने अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। तो इसका ऑप्शन डी है। थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि सीखना संबंध स्थापित करता है, किसी विशेष परिस्थितियों में बालक कोई अनुक्रिया करता है, ये अनुक्रियाएं प्रारंभ में त्रुटियां होती हैं, गलतियां, किंतु बार बार प्रयास करने के उपरांत दोषपूर्ण अनुक्रियाएं कम होने लग जाती हैं। बच्चों की गलतियां जो होती हैं वो अधिगम का एक भाग होती हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। गलतियों के बाद बच्चा उनमें सुधार करने की कोशिश करता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन है इसका कि अधिगम का ही एक पार्ट होती है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हम सभी जानते हैं, जो हमने पढ़ा दिया उसको हम टेस्ट लेते हैं ये जानने के लिए कि मैंने कैसा पढ़ाया और बच्चे कितना समझ पाए। यह एक सकारात्मक पहलू होता है, इससे बच्चों में सुधारात्मक प्रक्रिया अग्रसर होती है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करना जिससे प्रतिपादन, विश्लेषण और चिंतन के द्वारा कोई ना कोई अर्थ निकाला जा सके। अगर हम बुक की बात करें तो किसी घटना के बारे में एक विशिष्ट समय अवधि में उसके बारे में एकत्रित मात्रात्मक और गुणात्मक सूचनाओं के आधार पर हम जो है वो किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी में सब पहल यानी कि इनिशिएशन और प्रयास, ट्राइंग शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका आ जाएगा अपना डी, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, चाइल्ड सेंटर्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बच्चा
स्वयं पहल करता है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में बच्चा स्वयं प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है। स्किनर ने भी कहा था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारों में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दिखाई देने लग जाए। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है जिसमें बच्चा किसी भी प्रकार की पहल या फिर प्रयास करने का स्वयं जो है वो कोशिश करता है, तो हम उसको अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के नाम से हम जानते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी जो टेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड जो ये आंसर की मैंने बनाने का जो प्रयास किया, इससे आपकी लगभग सारी क्वेरीज जो है मैं सॉर्ट आउट कर दी थी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं उसी कमेंट बॉक्स में वहीं आपको रिप्लाई देकर फिर से समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। आज संडे है, आज फिर से ऑनलाइन टेस्ट आएगा, इसी से ही रिलेटेड रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी से ही रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं सम्मिलित करने वाला हूं आज के टेस्ट में। आज शाम तक आपके पास में आ जाएगा और फिर उसके बाद में उसी टेस्ट से जुड़ी हुई फिर से डिटेल आंसर की वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए अंत में फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। हमारा प्रयास जो है आपके क्वालिटी टाइम को कम से कम यूटिलाइज करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास रहता है। तो चलिए अंत में आप सबका दिन शुभ रहे, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।